Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Current Classes. As you know, सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा क्लास 10th मैथ का वन शॉट सीरीज चल रहा था, जहाँ पे हम लोगों ने अभी तक चैप्टर 3 तक वन शॉट कर लिया है। अब बारी है चैप्टर 11 की। तो सर चैप्टर 11 क्या है हमारा? चैप्टर 11 है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ना। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वेटेज की बात करें। हाँ, तो वेटेज की बात करते हैं तो इस चैप्टर से लगभग 3 या 4 नंबर का सवाल पूछा जाता है। मेनली 3 नंबर का आता है, समझो, है ना। तो अगर इस चैप्टर से 3 नंबर आपको सिक्योर करने हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, तो अच्छे से पढ़ना है कि नहीं। और आपको मैं पहले ही बता दूं, खुला खुला साफ साफ बता दूं, और कान खोल के सुन लो कि जिस बच्चों ने चैप्टर 10 नहीं पढ़ा, सर्कल्स नहीं पढ़ा, और डायरेक्ट 11 पे आ गए हो उड़ के, तो ऐसा मत करो, मुंह केवल गिरोगे। पहले जाके चैप्टर 10 पढ़ना, फिर जाके चैप्टर 11 पे आना, ठीक है। क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर 11 जो है बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर 10 में है उसका, सर्कल्स का, ठीक है ना। 10 में सारा चीज़, बेसिक से बेसिक चीज़ 10 में सब चीज़, सारा के सारे टर्म आराम से डिटेल में बताए गए हैं। तो पहले बच्चों चैप्टर 10 देखोगे तब चैप्टर 11 पे आओगे, क्योंकि दोनों आपस में इंटरलिंक है। बात समझ में आ रही है बात? हाँ सर, ठीक है। तो आपने सर वेटेज बता दिया, अब चलिए चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो कि मैंने तो बताया है, लेकिन वो टर्म आपको लिखाना जरूरी है एक बार, कि ये सारे टर्म आपको आने चाहिए, उसके बाद ही इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों, सम बेसिक टर्म some basic term some basic terms of circles। सर्कल्स के कुछ बेसिक से टर्म हैं, वो हमें देखने हैं सर क्या क्या हैं, ठीक है। तो मैं बारी बारी आपको लिख रहा हूँ, आप लोग देखो और अपनी कॉपी पे हो सके तो नोट कर लो। पहला, सर पहला हमने देखा था सर रेडियस, उससे स्टार्ट करते हैं, सेंटर से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड हो गया हमारा रेडियस, फिर हो गया हमारा सर डायमीटर, फिर हो गया सरकमफेरेंस, फिर हो गया सर हमारा आर्क, ठीक है। फिर हो गया सर हमारा टेंजेंट, देन हो गया सीकेंट, ठीक है। देन हो गया हमारा सर टेंजेंट, सेकेंड, आर्क, सर्कमफ्रेंस, ओके। फिर क्वाड्रेंट्स हो गया, ठीक है। फिर हो गया सर हमारा सेक्टर, देन हो जाता है सेगमेंट, ठीक है। फिर हो जाता है एक नया टर्म है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल, ठीक है। वी हैव टू काउंट कि मैंने कितना लिखा, ओके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। दो तीन टर्म और लगता है मिसिंग हो रहे हैं। कौन कौन से है बच्चों? सरकमफ्रेंस, डायमीटर, ओके 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 ओके, आर्क लिखा हमने। और अब क्या बच गया बताओ? हाँ, एक सेमी सर्कल बच गया शायद, सेमी सर्कल मैंने बताया हुआ था। और आई हैव टू रिमेंबर, ओके ओके। देन एक बच गया है शायद हमारा कोड, उसके बाद सर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब चलो, अब आप लोग काउंट करो, बताओ कि मैंने कितने टर्म यहाँ पे लिखवाए आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 टर्म्स मैंने आपको यहाँ लिखाए हैं। सेंटर, रेडियस, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस, आर्क, टेंजेंट, सीकेंट, क्वाड्रेंट, सेक्टर, सेगमेंट, सेंट्रल एंगल ऑफ ए सर्कल, सेमी सर्कल, कोड, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये सारे के सारे चीज क्या सर आप अभी बताने वाले हो? नहीं, ये सारे के सारे चीज़ मैं अभी आपको नहीं बताने वाला। क्यों सर? क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो जाएगा, और ये सारे चीज़ मैंने पिछले वाले जो हमारे चैप्टर 10 का वन शॉट है उसमें डिटेल में बताया गया, हर एक टर्म बताया गया। बहरहाल इसको छोड़ के, ये टर्म को छोड़ के, ये टर्म को छोड़ के मैं इसमें आपको बताऊंगा, इस चैप्टर में बताऊंगा। ये इस टर्म को छोड़ के, ये जो पूरा का पूरा 13 है आपको, इसको छोड़ के, इसको लगा के 14 हो जाएगा। इसको छोड़ के जितने भी टर्म मैंने यहाँ पर लिखे हैं, सारे के सारे मैंने समय लेके समझाए हैं आपको चैप्टर 10 के वन शॉट वीडियोस में। अगर आपको ये सब टर्म जानने हैं तो आप चैप्टर 10 को पहले ओपन करोगे जाके, है ना, वहाँ से आप लोग पढ़ लोगे, देन चैप्टर 11 पे मूव करोगे। मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था ये बात। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। तो ये सब पता होने के बाद ही ये चैप्टर पे हम लोग मूव कर सकते हैं। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। मुझे पता है कहीं बच्चे छलांग मार के यहाँ से वहाँ उड़ते रहते हैं, चैप्टर 6, चैप्टर 9, चैप्टर 14 डायरेक्ट, ऐसे नहीं करना है। लाइन वाइज बोर्ड एनसीईआरटी क्यों चैप्टर 1 2 3 4 करके बनाया? कुछ सोच समझ के बनाया होगा, है ना। कुछ चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक होते हैं, ठीक ना। जैसे आपने चैप्टर 8 पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री,
तो 8 और 9 आपस में रिलेटेड है। सर 9 में क्या था? 9 में था सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, उसमें आप उसने अपने एप्लीकेशंस पढ़ा था, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा था आपने, और 8 में आपने इंट्रोडक्शन किया था ट्रिग्नोमेट्री से। तो 8 9 आपस में इंटरलिंक है, 10 11 आपस में इंटरलिंक है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको पहले चैप्टर 11 से पढ़ने से पहले आपको चैप्टर 10 पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, इतना चीज़ कर लोगे, अगर इतना चीज़ का डिफिनेशन आप इस नोट्स में लिख लो तो काम चल जाएगा आपका। चैप्टर 10 खोल लोगे, वहाँ से सारे के सारे आपको टर्म समझाए गए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझाया गया है। मैं इसीलिए नहीं समझा रहा इस वीडियो में क्योंकि ये वीडियो फालतू का लंबा हो जाएगा, मैंने चाहता फालतू का लंबा हो जाए फिर आप ही सबको दिक्कत होने वाली है, तो एक चीज़ को 2 बार बताने की कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक ना। ओके सर, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। और सर डिफिनेशंस दो डिफिनेशंस है और कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो समझते हैं, ठीक है। हाँ सर, ओके सर, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था जस्ट हम लोग अभी कुछ डिफिनेशंस एंड कुछ टर्म्स के ऊपर में डिस्कस करने वाले हैं, तो वही करने वाले हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा चैप्टर मेनली आप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, चैप्टर 11 हमारा। ओके ठीक सर, सेक्टर्स के बारे में मैंने बताया था उस वीडियो में, लेकिन इसका डिफिनेशंस मैंने नहीं बताया था क्योंकि सेक्टर का सेगमेंट का बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। और मेनली आपको इस चैप्टर में जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल से नाम से मालूम चलता है कि एरिया वेरिया निकालने वाला ये चैप्टर होने वाला है, मतलब कि सर्कल के एरिया के ऊपर में हम लोग बात करने वाले, डिस्कस करने वाले, बहुत सारे फार्मूलाज पढ़ेंगे इस चैप्टर में, टेंशन की बात नहीं है। ऐसे बोल सकते हैं कि ये फार्मूला बेसिस चैप्टर है, या तो फार्मूला लगाओ आंसर पाओ। तो ऐसा है कि फार्मूला याद भी तो होना चाहिए, तो फार्मूला क्या है और फार्मूले को कैसे याद करना है मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, ठीक ना। हाँ ट्रिक सर, हाँ ट्रिक मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो आप। तो पहले समझो कि सर सेक्टर क्या है। सेक्टर को समझने से पहले आपको सेक्टर का फिगर दिमाग में आ रहा होगा। क्या सेक्टर का फिगर सबको दिमाग में आ रहा है? क्या सेक्टर का फिगर सबको दिमाग में आ रहा है? सर ये क्या कर रही है आप? ये सर्कल है मेरे भाई, सर्कल है, ये इसका सेंटर है। कोई दिक्कत तो बोलोगे नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब मैंने एक रेडियस ऐसे खींचा, एक रेडियस मैंने ऐसे खींच लिया। अब ये जो आपको रीजन दिख रहा है मैं आपको ब्लू मार्कर से दिखाता हूँ, ओके। अब जो आपको ये रीजन दिख रहा है, ये जो रीजन आपको दिख रहा है जो मैंने अभी सेट किया, दैट इज कॉल्ड आवर सेक्टर। आपको पता है दैट इज कॉल्ड आवर सेक्टर। और मैंने ये भी कहा था ऐसे पिछले वाले वीडियोस में कि सेक्टर मतलब दो टाइप्स होते हैं सेक्टर में, एक तो माइनर सेक्टर होता है, एक तो मेजर सेक्टर होता है। माइनर का मतलब छोटा सेक्टर और मेजर का मतलब थोड़ा बड़ा। तो आप देख रहे हो कंपेयर टू ये वाला रीजन जो है थोड़ा सा छोटा है, दैट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर मेरे भाई, दैट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, ठीक है। और कंपेयर टू ये वाला रीजन काफी बड़ा है, तो इसको बोलते हैं बच्चों मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। मैं आपको सेक्टर का नाम लिखना भी सिखाता हूँ, टेंशन मत लो आप। जैसे कि इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं ए है, एक बीच में पॉइंट ले लो अपने मन से, ऑन द सर्कल्स बी मान लो इसको, एक पॉइंट, ये पॉइंट को मान सी दे दो, ठीक है। काफ़ी, इसको ओ दे दो। हाँ इतना नाम काफ़ी होना चाहिए एक सर्कल को लिखने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। एक नाम और दे दे क्या, ए बी सी, चलो यहाँ दे देते हैं एक डी। वैसे तो इतना नहीं देना चाहिए, फिर भी चलो आपको मैं सिखाता हूँ नाम कैसे लिखना। नाम लिखने से पहले डिफिनेशन क्या आपको क्लियर है? क्या आपको पता है कि सेक्टर क्या होता है? बताता हूँ ना। दो रेडियस और उसके क्रॉसपॉन्डिंग आर्क का जो अंदर का सरफेस दिख रहा है, जो रीजन दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड सेक्टर। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनोगे। दो रेडियस और उसके जो क्रॉसपॉन्डिंग आर्क है, मतलब ये आर्क यहाँ से लेके यहाँ तक, आर्क समझते हो कि वो भी नहीं समझते? अरे भाई चैप्टर 10 देखो पहले जाके, फिर यहाँ पे आना है। मैं बोलूँगा समझ में नहीं आएगा तो बोलोगे टीचर ही खराब है, ऐसा नहीं, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तब जाके कुछ समझ में आने वाला आपको। अब ऐसा है बच्चों कि सर दो रेडियस और उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो आर्क है, ये वाला आर्क जो कि यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो आपको आर्क दिख रहा है, ये इसके बीच का जो भी एरिया है दैट इज कॉल्ड सेक्टर। और क्योंकि ये छोटा सेक्टर है दैट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, ये थोड़ा सा बड़ा एरिया में है दैट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। अब डिफरेंसेस की बात है तो बस मैं आपको सेक्टर ही बताऊंगा, माइनर मेजर की कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। तो सेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ वी कैन डिफाइन सेक्टर। तो सेक्टर इज अ रीजन, ऐसे लिख सकते हो तुम कि अ सेक्टर is a region is a region bounded by two radii, या तो टू रेडियस लिख लो, अगर टू लगा दियो तो रेडियस लिख लो, ठीक है, बाय टू रेडियस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क,
आई थिंक ये डिफिनेशन इतना इजी लिखा है मैंने कि आपको समझ में शायद आ रहा होगा, मैंने समझाया बिना। तो मैंने क्या लिखा सर कि अ सेक्टर इज अ रीजन, सेक्टर जो है एक ऐसा रीजन है, ऐसा क्षेत्र है जो कि बाउंडेड बाय टू रेडियस, जो कि सर बाउंड मतलब घिरा हुआ है दो रेडियस से, एंड इट्स क्रॉसपोंडिंग आर्क, और इसके क्रॉसपोंडिंग जो आर्क है उससे घिरा हुआ है। आई थिंक आप बातें समझ में आ रही होगी आपको, है ना। अब बात रही सर नाम कैसे लिखेंगे, नाम कैसे लिखेंगे, अगर हम हमें कोई बोल दिया राइट द नेम ऑफ मेजर सेक्टर, इसका नाम बताओ, और सर माइनर सेक्टर, सर अब वही ना नाम ना लिखना है, हाँ तो नाम लिखते हैं, ओके ठीक है सर। तो देखो मेजर सेक्टर बताओ कि मेजर सेक्टर का एरिया कहाँ से सर, ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया जो कि सर ये दोनों रेडियस, इसके इसके जो करस्पॉन्डिंग आर्क, ये वाला इस बार आर्क लेने वाले हैं, ये वाला आर्क लो, यहाँ से लेके पॉइंट ए से लेके पॉइंट सी तक ये वाला आर्क लो, और ये रेडियस को लोगे, जिसके अंदर वाला जो एरिया डेट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर, है कि नहीं, तो बोलोगे हाँ सर। तो उसका नाम लिखना है भाई, नामकरण करना है, तो लिखोगे ए बी सी और ओ। देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ए बी सी ओ, ऐसे हो गया, देख रहे हो मैंने क्या लिखा, ए बी सी ओ, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट पूरा, ओके बोलो हाँ सर। ऐसे ही नाम लिखना आपको। अब बात रही माइनर सेक्टर की, तो ये रहा माइनर सेक्टर, इसका नाम लिखना है, तो लिखेंगे ए ओ सी डी, ए ओ सी डी, ये वाला, ठीक है। नाम लिखना सीख गए होगी, ये बहुत इजी सा है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको दिक्कत होने वाली है, ठीक है। नाम लिखना सीख गए, समझ गए सर माइनर सेक्टर क्या है, मेजर सेक्टर क्या है, आपको मैंने फिगर से भी समझा दिया है। इसकी जरूरत पड़ने वाली इस चैप्टर में, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली, इसलिए हम लोग ने ये समझा है। वैसे बहरहाल कोई दिक्कत है नहीं इसको, मैंने पिछले चैप्टर्स में ही इसको बताया था, चलिए कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ बात है नहीं। सेकेंड कॉन्सेप्ट की तरफ चले हम लोग, शायद इसमें शायद हो जाना चाहिए, देखते हैं हो जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं। किस तरह सेगमेंट क्या है हमारा, और एक बात और, चलिए कोई बात नहीं, सेगमेंट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ लेंगे, एक बात और देख लेते हैं यहाँ पे सर, क्या है वो एक बात। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, मैंने आपको जस्ट कहा था अभी कि मैंने एक टर्म नहीं बताया आपको, सेंट्रल एंगल मैंने नहीं बताया, है ना। मैंने आपको सेंट्रल एंगल नहीं बताया, मैंने कहा था, तो ये वाला जो आपको एंगल दिख रहा है, ये जो कि दो रेडियस से मिल के बन रहा है, या तो ये जो आर्क है ए डी सी, ये जो आर्क है, ये जो एंगल बना रहा है सेंटर पे, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ एंगल, ठीक है, इसी को बोलते हैं सर सेंट्रल एंगल। तो यहाँ पे जो थीटा हमने लेट किया, तो थीटा क्या है यहाँ पे आपको, सेंट्रल एंगल। सर ये सेंट्रल एंगल क्या है, द एंगल मेड बाय द आर्क टू इट्स सेंटर, आर्क के द्वारा बनाया गया जो एंगल होता है आप उसके सेंटर पे, दैट इज कॉल्ड होता है सर सेंट्रल एंगल, ठीक है। आगे हो सकता है काम आएगा, हो सकता है क्या काम आएगा, ये आएगा, मैं आपको आगे जाकर अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा, बहरहाल आप बस ये देख लो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हम लोग सेगमेंट के ऊपर में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी होने वाला है इस चैप्टर के लिए, इसीलिए, ठीक है हाँ सर। ओके एक छोटा सा बात है जो कि रहना जो कि बताना रह गया, ठीक है, तो पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है, फिर ये स्लाइड को हम लोग चेंज कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, अगर आपसे दो चीज़ पूछे, सर ये दो चीज़ क्या है, देख लो, ऐसा है बच्चों कि एंगल ऑफ माइनर सेक्टर, ये पूछ सकता है आपसे, और ये भी पूछ सकता है कि एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है, ये दोनों चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्या है, एंगल ऑफ माइनर सेक्टर, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, इसका आंसर करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो पहले बताओ एंगल ऑफ ये माइनर सेक्टर क्या है, मतलब माइनर सेक्टर का एंगल क्या है, तो सर ये रहा माइनर सेक्टर का रीजन, इसका एंगल कितना है, तो इसका एंगल सर थीटा हमने लेट किया है, या तो हमने समझा है कि ये एंगल को हमने थीटा माना है, तो एंगल है जो माइनर सेक्टर है वो थीटा हो गया, कोई दिक्कत, ये इतना दूर का एंगल थीटा है हमारा, कोई दिक्कत, तो बोलोगे नहीं सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे देखिए आप कि बोल रहा है एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, ये जो बड़ा वाला सेक्टर है मेजर सेक्टर, जो कि इतना बड़ा रीजन कवर करके बैठा हुआ है, उसका एंगल क्या है, ये सेक्टर का एंगल ये वाला होगा, कौन सा, ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना डिग्री का होगा आपको बताना है। तो कैसे बताओगे बताओ, सोचो एक सेकंड के लिए कि ये एंगल को कैसे आप डिफाइन करोगे, कितना होगा, कितना डिग्री का होगा। तो आई थिंक आपको एक बात पता होगा कि एक सेंटर के अराउंड जो पूरा एंगल बनता है वो 360 डिग्री का होता है। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनोगे कि एक सेंटर के अराउंड जो पूरा एंगल बनता है वो 360, आपको जो जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है, बोलोगे हाँ। और ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, अगर पूरा में से ये एंगल थीटा निकाल दें तो ये एंगल कितना बच जाएगा बताओ, सोचो, अगर पूरा 360 है उसमें से अगर ये एंगल थीटा निकाल दें तो ये एंगल बच जाएगा, ये वाला एंगल बच जाएगा, और यही एंगल हमारा एंगल ऑफ मेजर सेक्टर हो गया, 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। आई थिंक बातें समझ में आ रही है बच्चों,
है कि नहीं? हाँ सर ठीक है। तो ये छोटा सा बात था जो कि मुझे आपको बताना था। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और सेगमेंट पढ़ लेते हैं, जरूरी है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। ओके सर, अब हम लोग सेगमेंट देखने वाले हैं। बहरहाल मैंने सेगमेंट बताया है चैप्टर 10, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। इधर डिटेल में, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में इसको थोड़ा सा अंदर घुस के पढ़ना पड़ेगा सर। ऐसा क्या है जो हमें अंदर घुस के पढ़ना पड़ेगा? ऐसा है बच्चों कि इसमें चैप्टर्स में सेगमेंट सेक्टर्स से सवाल आते रहते हैं, इसका एरिया फाइंड करने के लिए बोलता रहता है, जो कि फार्मूला मैं आपको आगे जाके बताने ही वाला हूँ। अभी शांत, थोड़ा सा सांस ले लो फिलहाल, और बात कर लेते हैं। पहले तो जानो कि सर सेगमेंट क्या है। बताओ कितने को इसका डिफिनेशन आता है, बताओ अभी बताओ, जल्दी बताओ, क्योंकि मैं फिर डिफिनेशन लिख दूंगा तो फिर कोई फायदा नहीं हो जाएगा। बताओ, बोल दिए या लिख लिए? तो सर सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट को डिफाइन करने से पहले आई हैव टू ड्रॉ अ सर्कल। ओके, आई हैव टू ड्रॉ अ सर्कल। मैंने एक सर्कल को ड्रॉ किया है ना, अच्छा है, बताओ। बोलोगे हाँ सर। लगभग लगभग तो एकदम राइट लग रहा है सर, तो अच्छी बात है। आप सबको राइट लग रहा है तो अच्छी बात है मेरे भाई, ठीक है। अब सर इसका सेंटर भी होगा, तो जाहिर सी बात है, सर्कल है तो सेंटर के साथ ही होगा। अब ऐसा है, हमें समझना है सर सेगमेंट। तो आपको पता है सेगमेंट क्या होता है? अगर नहीं पता तो देखो एक सेकंड। मैंने एक लाइन ड्रॉ किया ऐसे करके, सर्किल के एक सरकमफ्रेंस को टच करते हुए दूसरे सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है, दूसरे साइड के सरकमफ्रेंस को। मतलब कि मैंने एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया है जो कि सर्किल को दो पॉइंट पे छू रहा है या तो कट कर रहा है, ऐसे समझ लो, ठीक है। हाँ, टच कर रहा है ये बोल सकते हैं। तो इसका नाम क्या है आप लोग थोड़ा बताओगे? ये जो मैंने यहाँ से लाइन खींचा जो कि इस सर्कल के अपोजिट सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है, उसका नाम बताओ। तो सर ये इसका नाम होता है सर कोड। क्या होता है बच्चों? कोड। आई थिंक सबको पता होगा, और जिनको नहीं पता है समझो आप तेज विद्यार्थी हो, और तेज विद्यार्थी बोर्ड पे ध्यान देते हैं, यू नो अबाउट इट, ओके, ठीक है। तो कोड समझ गए। तो सर एक ऐसा रीजन जो कि कोड और उसके जो क्रॉसपोंडिंग आर्क है उसके बीच का होता है, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। मतलब ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो रीजन आपको दिख रहा है, जो कि मैंने अभी सेट किया, मैंने अभी जस्ट जो आपको रीजन सेट किया, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। तो मैं इसका नाम लिख दूँ यहाँ पे, मैं इसका नाम लिख दूँ सेगमेंट। मैंने क्या कहा, एक बार ध्यान से दोबारा सुन लोगे कि सर कोड और उसके क्रॉसपोंडिंग आर्क, ये रहा कोड और उसके जो क्रॉसपोंडिंग आर्क है, मतलब ये वाला, उसके बीच का जो रीजन है डेट इज कॉल्ड सिगमेंट। और मैंने कहा था कि सिगमेंट दो तरीके के होते हैं, बताओ। तो सर क्या इसमें भी मेजर माइनर होता है? हाँ, इसमें भी मेजर माइनर होते हैं। तो ये जो छोटा सा एरिया आपको दिखे, डेट इज कॉल्ड माइनर, ठीक है। और ये जो बड़ा एरिया दिख रहा है, जो कि ये वाला कोड और ये वाला क्रॉसपोंडिंग आर्क से मिलकर बना, डेट इज कॉल्ड मेजर, डेट इज कॉल्ड मेजर सिगमेंट, ठीक है। ये समझ में आता है कि सर माइनर सेगमेंट क्या है, मेजर सेगमेंट क्या है। तो ये वाला पूरा एरिया हमारा मेजर सेगमेंट कहला जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दोगे क्या? एक सवाल का जवाब दोगे क्या? वो सवाल क्या था मैं भूल गया। अरे सर ऐसा है क्या? हाँ, जस्ट अभी माइंड में आया था, जब तभी पूछ लेना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, अभी याद आएगा तो पूछ लूँगा, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, याद आ गया। ऐसा है बच्चों कि बताओ कि सर्कल का सबसे बिगेस्ट कोड इन लेंथ वाइज क्या होता है? व्हाट इज द बिगेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल, और कहाँ होता है? मैंने बताया हुआ है, चैप्टर 10 में मैंने बता रखा है, आपको बताना है, बताइए। तो ऐसा है मेरे भाई, इस सर्कल का बिगेस्ट कोड उसका डायमीटर होता है, क्योंकि डायमीटर से बड़ा कोई ऐसा बीच में लाइन हम लोग नहीं ड्रॉ कर सकते कि लेंथ में सबसे बड़ा हो, और ये सर डायमीटर जो है लेंथ में सबसे बड़ा होता है, तो डायमीटर जो है हमारा सबसे बड़ा कोड कहलाता है, ठीक है। हाँ, फिर हम लोग सेगमेंट पे ही रहते हैं, सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो सेगमेंट समझ गए, माइनर सेगमेंट समझ गए, मेजर सेगमेंट समझ गए। डिफाइन कर ले, मैं आपको बस सेगमेंट को डिफाइन करके बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे लिखना है एग्जाम में वो देख लो आप। तो सेगमेंट ऐसे लिख सकते हो आप, सेगमेंट, सेगमेंट इज a region bounded by bounded by code and its, अरे भाई साहब, its corresponding arc। आई थिंक बातें समझ में आ रही होगी, है ना। ऐसा है कि सिगमेंट क्या है, तो मैंने लिखा है अ सिगमेंट इज द रीजन। सिगमेंट एक ऐसा रीजन है, ऐसा क्षेत्र है आपको, जो कि सर बाउंडेड बाय कोड, जो कि सर कोड के द्वारा बाउंडेड है, एंड इट्स क्रॉसपोंडिंग आर्क, और उसके क्रॉसपोंडिंग आर्क ये वाला, मतलब ये कोड रहा और इसके जो क्रॉसपोंडिंग आर्क ये वाला हमने इस बार लिया है, तो ये वाला डिजाइन, डेट इज कॉल्ड आवर सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट इतना दूर का एरिया हो गया, डेट इज कॉल्ड सेगमेंट, ठीक है।
चाहे हम सेक्टर की बात करें, चाहे हम सेगमेंट की बात करें, ये सब एरिया की ही बातें होती हैं देखा जाए तो। आज चैप्टर का नाम ही है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल से रिलेटेड जितने भी एरियाज निकाले जा सकते हैं हम लोग उसके बारे में इस चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। तो समझ गए आप लोग। इसका नाम लिखना आपको जानना है क्या? अरे इसका ये बच्चे वाला बात सब हो जाता है, फिर दिक्कत हो जाती है। अच्छा काम करो ये, हाँ इस यहाँ पॉइंट इसका नाम बी दे दो, इसका सी दे दो, इस पॉइंट का नाम डी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो नाम बता दो जल्दी से हमको थोड़ा सा। मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। चलो नाम बताओ। वैसे ही लिखना है जैसे कि हमने सेक्टर में लिखा था, सेम टू सेम वैसा ही लिखना। बोल भाई बोल। लिख लिया आपने, चलो मैच करो। मेजर सेगमेंट मतलब ये वाला पोर्शन जो मेजर पार्ट है, मेजर सेगमेंट ये वाला पोर्शन कैसे नाम लिखेंगे? ए बी सी। डायरेक्ट सर? हाँ डायरेक्ट ऐसे ही करते हैं, तो क्या करेंगे आप? और कुछ कर सकते हैं? नहीं सर कुछ नहीं कर सकते सर। माइनर सेगमेंट मतलब ये वाला क्षेत्र ए डी सी। बस सर हो गया क्या? हाँ बच्चों हो गया, इससे अधिक कुछ है भी कहाँ इसमें, इससे अधिक कुछ है भी कहाँ इसमें, ओके। और जब भी आपको सवाल में बोलेगा सिगमेंट तो समझना माइनर सेगमेंट की ही बात हो रही है। मैंने क्या कहा मेरे भाई, अगर सवाल में आ गया फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट फलाना चिलाना ढिमका नाम दिया रहेगा, तो ऐसा अगर ऐसा आता है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, तो सेगमेंट का मतलब हमेशा समझना माइनर सेगमेंट ही पूछ रहा है। अगर मेजर पूछेगा तो मेंशन करेगा मेजर में, मेजर सेगमेंट पूछेगा, मेजर सेगमेंट का एरिया पूछेगा तो मेजर मेंशन करेगा, लेकिन माइनर मेंशन कितना बार नहीं करता है। सेगमेंट का मतलब ही समझना माइनर सेगमेंट, सेक्टर का मतलब ही समझना माइनर सेक्टर, ठीक है। जब मेजर पूछेगा तो उसको आपको स्पेशली लिख के देगा मेजर मेजर, लेकिन माइनर में जल्दी लिखता नहीं है। लिख दिया तो अच्छी बात है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो आई थिंक बातें समझ में आ रही है आपको, है कि नहीं? बोलोगे हाँ सर ठीक है। तो ये सर यही था। अब दो नोट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टू द पॉइंट व्यू ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 11, ओके। तो वो हम लोग देखने वाले हैं जस्ट अभी नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। इसे लिख लो सर। ये रहे दो नोट्स जिसे हमें समझना है, ठीक है। मैंने लिख के रखा है, अब बस समझाना बाकी है। सर ये क्या है, पहले तो फर्स्ट की बात कर लेते, ओके। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत फिलहाल तो नहीं है। तो इफ़ टू कंसंट्रिक सर्कल, ओके 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 ओके, एक वर्ड दिखाई दिया है नया नया, कंसंट्रिक। कंसंट्रिक का मतलब क्या होता है? जब एक सर्कल के अंदर एक सर्कल आ जाता है ना, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रिक सर्कल। मैंने क्या कहा? जब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल आ जाता है ना, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रिक सर्कल। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत है इस वर्ड को समझने में तो बोलो। सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इफ टू कंसंट्रिक सर्कल टचेस इंटरनली then the distance between of their center is equal to the difference of their radii। सर ये क्या लिखा हुआ है इंग्लिश भाषा में, थोड़ा मैथमेटिकली समझाओगे क्या? हाँ ऐसा बात है बच्चों, अगर दो सर्कल, फर्स्ट और एक सेकेंड, रुक जाओ सेकेंड को भी समझा देता हूँ। फर्स्ट एंड अदर इज सेकेंड, ठीक है। थोड़ा सा माफ करना, थोड़ा सा जो सेकेंड सर्कल है वो थोड़ा सा अंडेकार हो गया, पर कोई बात नहीं। ऐसा सवाल बोल रहा है, सवाल नहीं नोट है, सॉरी नोट्स हम ऐसा बोल रहा है कि अगर दो सर्कल कंसंट्रिक सर्कल, दो कैसे सर्कल? कंसंट्रिक सर्कल। कंसंट्रिक का मतलब एक के अंदर एक सर्कल होगा। अगर आप आपस में टच कर रहा है इंटरनली, आपस में अंदर में टच कर रहा है, देखो आपस में ये जगह पे दोनों सर्कल आपस में इंटरनली अंदर में आपको टच कर रहे हैं ना, ये लिखा हुआ है कि इफ़ टू कंसंट्रिक सर्कल, एक के अंदर एक सर्कल आपस में टच करें, कैसे? तो ये टच कर रहे हैं इंटरनली, अंदर में ही टच करें, देखो। देन द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द सेंटर, तो मान लेते हैं ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसका सेंटर ये है, ऐसा मान लेते हैं। जो कि बड़ा वाला सर्कल है उसका सेंटर ये है, और जो कि हमारा सर छोटा वाला आपको सर्कल है ये वाला, इसका सेंटर मान लेते हैं ये है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा पता है? वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडिया। इन दोनों के रेडियस का जो डिफरेंस होगा, जो घटाव करके जो मान निकलेगा, वही इन दोनों जो सेंटर है उसके बीच का डिस्टेंस होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्या? आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? एक सेकंड देखो, ध्यान से सुनोगे दोबारा। जब टू कंसंट्रिक सर्कल आपस में टच करते हैं इंटरनली, मतलब अंदर में ही टच करते हैं, और मान लेते हैं ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसका सेंटर ये बड़ा वाला बिंदु है, और छोटा वाला सेंटर है इसका जो छोटा वाला हमारा सर्कल है उसका सेंटर ये है, छोटा वाला बिंदु। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? इन दोनों सेंटर के बीच की दूरी आपको मालूम करनी है, ये वाला दूरी, ये वाला। इन इन दोनों के जो सेंटर है ना उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा पता है? इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ बिटवीन देयर रेडियाई। इन दोनों रेडियस, मतलब कि फर्स्ट सर्कल का रेडियस ये है और सेकंड सर्कल का रेडियस हमारा ये है, तो ये में से ये घटाओगे तो आपको इतना डिस्टेंस मिल जाएगा, है कि नहीं? अच्छा ठीक है,
आप एक लाइन में ही समझो ना, अगर ये सर्किल ऐसे मान लेते हैं, ऐसे ऐसे था, फर्स्ट का सेंटर मान लें ये है, दूसरा का सेंटर ये है, अगर ये फर्स्ट का रेडियाई है, ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस ये है ना, ये वाला है, और जो छोटा वाला सर्कल है बच्चों उसका रेडियस यहाँ से था, ये वाला है। तो फर्स्ट का सेंटर यहाँ, सेकंड का सेंटर यहाँ, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? अगर पूरा का ये जो बड़ा वाला सर्कल का जो रेडियस है उसमें से अगर जो छोटा वाला जो सर्कल था उसका रेडियस माइनस कर देंगे तो ये जो दूरी निकल जाएगी, ये दूरी क्या है? इन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी है, वही लिखी गई यहाँ पे। क्या आपको अभी भी समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे भाई मैंने दो फिगर से समझा यार, उससे ऊपर समझाने की कैपेसिटी मेरे में है नहीं। आई हैव तो मैं थक चुका हूँ समझाता हूँ। बात समझ में आ रही है? इन दोनों सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी? इन दोनों के रेडियस का डिफरेंस अगर मान लो, अच्छा आप समझ में आएगा आपको, जो बड़े वाला सर्कल है उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर का, ओके कोई दिक्कत? तो बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। और जो छोटा वाला सर्कल है उसका सेंटर आपको 2 सेंटीमीटर का, नहीं 2 नहीं मान लो, उसको मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, कितना? 1 सेंटीमीटर का है। तो बोलो अब ये सेंटर, छोटा वाला सर्कल का सेंटर और बड़का वाला सर्कल का सेंटर का बीच का दूरी क्या होगा? अगर आप ये वाला रेडियस बड़के सर्कल के रेडियस में से छोटे सर्कल के रेडियस को माइनस कर देते हो तो ये वाला जो डिस्टेंस है दोनों के सेंटर के बीच में वो निकल जाता है। तो द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सेंटर क्या होगा? जो बड़ा वाला रेडियस है 4 माइनस जो कि छोटा वाला रेडियस है 1, इन दोनों के रेडियस का डिफरेंस होगा, दोनों सेंटीमीटर में, मतलब कि 3 सेंटीमीटर। मतलब कि ये जो दूरी है ना दोनों के सेंटर के बीच में, ये 3 सेंटीमीटर की होने वाली है मेरे भाई। आई थिंक बातें आप समझ में आ रही होगी, है ना? समझ में आ गया? मेनली ये नोट्स लिख लेना और ये इसको लिख लेना, ठीक है? हाँ ये भी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे सब स्टूडेंट है अपने अपने इच्छा से वो नोट्स बना लेते हैं, सेकेंड लाइन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी कुछ वैसा ही, थोड़ा सा अलग है, स्लाइड डिफरेंस है दोनों में। क्या है देखो कि इफ़ टू सर्कल्स टचेस एक्सटर्नली, अब ये वर्ड आ गया यहाँ पे एक्सटर्नली, मतलब कि बाहर में, कैसे बाहर में टच कर रहा, अंदर नहीं टच कर रहा, बाहर से टच कर रहा है। तो कैसे दो सर्कल बाहर से आपको टच कर सकते हैं? तो देखो, तो ये थोड़ा सा खराब बन गया, जब तक पूरा प्योर फॉर्म नहीं बनता है आई डोंट लाइक द सर्कल। बच्चों ये सही है, ध्यान से देखो, ये सही है क्या? जब दो सर्कल आपस में टच होते हैं, कहाँ पे सर? एक्सटर्नली, बाहर से टच हो रहे हैं, देखो बाहर से, अंदर से टच नहीं हो रहा है, बाहर से टच हो रहा है, इस बार देख रहे हो? तो बोलोगे हाँ। व्हेन टू सर्कल्स when two circles touches externally then the distance between of their center, इन दोनों का जो सेंटर होगा, ये इसका सेंटर मान लीजिए, इसका सेंटर, तो इनके सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी आपको बताना ही है। इनके बीच की सेंटर की दूरी क्या होगी बताना है। इसका सेंटर मान लो वो है, इसका सेंटर ये है, तो ए का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है? ठीक है, तो इनकी सेंटर के बीच की जो दूरी होगी इज इक्वल्स टू द सम ऑफ देयर रेडियाई, इन दोनों के रेडियस, आप इन दोनों के रेडियस को जोड़ दोगे ना तो वही इसके बीच के सेंटर की दूरी हो जाएगी। आई थिंक बात समझ में आ रही है? जब भी दो सर्कल्स आपस में इंटरनली आपको होते हैं टच, तब जो हम लोग वो दोनों सर्कल्स के जो सेंटर है उनके बीच की जो दूरी निकालते हैं तो रेडियस को माइनस कर देते हैं। लेकिन जब वही दो सर्कल्स बाहर में आ जाते हैं, बाहर में आ गए और एक्सटर्नली आपस में टच कर रहे हैं, तब कोई इंसान पूछ दिया कि बताओ इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी क्या है, तो आप एक काम करना, दोनों के रेडियस को जोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो मान लेते हैं इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर का है, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर का है, तो इसके बीच की सेंटर की दूरी कितनी हो जाएगी? ये दोनों सर्कल के बीच की सेंटर की दूरी कितनी हो जाएगी? तो ये 4 ये 2 है, मतलब 6, मतलब कि इसके बीच की सेंटर की दूरी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। बोलो, अरे बोल भाई, हाँ समझ में आ रही बात? यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था तभी से, ठीक है सर? ठीक है, बातें तो समझ में आ रही है। देखो समझ लो, अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, सवाल में यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वरना मैं आपको नहीं बताता, है ना? ठीक है सर। अच्छा अब एक काम करते हैं, फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट वगैरह इतना ही था। फार्मूला है, फार्मूला करीबन करीबन 12-13 को तो होगा ही, ठीक है? बेसिक से मैं फार्मूला उठाऊंगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऊपर वाला नहीं, बेसिक से उठाऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, फार्मूला पढ़ते हैं, पूरा का पूरा फार्मूला। इस चैप्टर में कितने फार्मूला आने वाले हैं वो देख लेते हैं। ओके सर, अब बात कर लेते हैं फार्मूलाज की, ठीक है? तो मेजरली 2 फार्मूलेज हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं, पूरा नहीं लिखा, आधा लिखा हुआ, समझाता हूँ क्या है वो, ठीक है? और उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला आता जाएगा, ऐसा नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी है, ठीक है? थोड़ा सा लंबा फार्मूला था इसलिए मुझे आधा लिखना पड़ा। ऐसा कि द नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट, इसका फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो है कि 1 रोटेशन ऑफ ए व्हील कितना होता है। जब जो चक्का, व्हील का मतलब होता है चक्का, जब चक्का एक बार घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। जब ऐसा माने तो ये हमारा व्हील है, क्या है? व्हील है। मानने में क्या आता है?
देखने में भी आपको व्हीली लग रहा है, खतरनाक सा। मान लेते हैं एक चक्का है जो कि रोड पे चल रहा है, तो अगर ये एक रेवोल्यूशन पूरा ले, मतलब कि अगर यहाँ से स्टार्ट किया है तो ये घूम के घूम घूम के फिर यहाँ पे आ गया, ठीक ना। एक रेवोल्यूशन मतलब कि एक बार पूरा घूम गया, एक रेवोल्यूशन करेगा, एक बार चक्कर काटेगा, तो सर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना उसका सरकमफ्रेंस होगा। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनो। अगर ये जो चक्का है घूम कैसे करके फिर से अपनी जगह पे आ गया, एक बार पूरा आपको रोटेट किया, तो वो कितना दूरी तय कर लेगा, जितनी उसकी सरकमफ्रेंस होगी, जितनी उसकी सरकमफ्रेंस होगी, क्योंकि ऐसे रोटेट कर रहा है कि नहीं, तो बोलोगे हाँ सर। इसलिए वन रोटेशन ऑफ ए व्हील बराबर इट्स सरकमफ्रेंस होता है, कितना, इट्स सरकमफ्रेंस। कोई दिक्कत तो नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक फार्मूला और समझते हैं। ये फार्मूला नहीं था, ये कॉन्सेप्ट था, फार्मूला ये वाला है हमारा, ठीक है। कि द नंबर ऑफ, ये नंबर लिखा हुआ है, ये नो कोई नहीं समझेगा, आई नो डॉट का मतलब नंबर होता है। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन, सॉरी माफ करना, द नंबर ऑफ, हाँ बोल सकते हो रेवोल्यूशन, द नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में कोई चीज़ क्या, व्हील के बारे में बात करेंगे। 1 मिनट में एक व्हील कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है, कितना बार रोटेट कर सकता है। डिस्टेंस की बात की नहीं गई यहाँ पे रोटेशन की बात की गई है। अगर मान लेते हैं ये हमारा एक व्हील है, थोड़ा सा मोटा सा है, छोड़ो, कि 1 मिनट में कितना बार रोटेट कर जाएगा, ये कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकाल सकते हो कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट बटे सरकमफेरेंस। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनो एक बार। कोई भी चक्का 1 मिनट में कितना बार रोटेट करेगा, घूमेगा, वो कैसे निकालेंगे, तो जितना वो डिस्टेंस चला 1 मिनट में बटे जितना उसका सरकमफ्रेंस है, ये फार्मूला है, ठीक ना। अब मेनली फार्मूला जो हमारा, अच्छे अच्छे फार्मूले, छोटे छोटे फार्मूले जो आने वाले हैं वो अभी आएंगे जस्ट, और हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा फार्मूला है, तो ध्यान से लिखोगे, नोट्स बना के लिखोगे, अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। ठीक है सर, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो रेडियस का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले रेडियस, आर, स्मॉल आर रेडियस को डिनोट करने के लिए होता है, कैपिटल आर भी रेडियस को डिनोट करने के लिए होता है, लेकिन स्मॉल आर लिखा हुआ है तो रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल माना जाता है, और कैपिटल आर लिखा हुआ है तो रेडियस ऑफ बिग सर्कल को माना जाता है, लेकिन यहाँ पे आर लिखा है नॉर्मली आर। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है पता है सर, ये होता है d/2। यहाँ पे d डायमीटर हो गया, d क्या हो गया बच्चों, डायमीटर हो गया, तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा होगा, तो इसलिए रेडियस का फॉर्मूला होता है d/2। कोई दिक्कत तो बोलोगे नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंड फार्मूला सर, डी का क्या फार्मूला होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं है, डी का मतलब यहाँ पे डायमीटर होगा, ठीक है। सब जगह डी का मतलब डिस्टेंस मत समझना, अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो डायमीटर क्या होगा, तो सर जो रेडियस होता है ना उसका दोगुना होता है डायमीटर, इसलिए डायमीटर को बोलते हैं 2r। तो डायमीटर कभी भी निकालना हो, आपको रेडियस दिया गया हो तो रेडियस का डबल कर देना, डायमीटर तुरंत के तुरंत निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। और एक बात जो कि आप, हम मुझे लगता है आप भूल ही जाओगे, तो मैं आप लिख देता हूँ कि यहाँ पे r जो हमारा रेडियस है और d जो है हमारा वो डायमीटर है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस केस में भी, इस केस में भी, ठीक है, हाँ सर ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ लेते हैं। देख भाई, एरिया ऑफ सर्कल बता, मुझे पता है अभी थोड़े थोड़े बेसिक से मैं फार्मूला उठा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जो फार्मूला इस चैप्टर के लिए यूज़फुल है, जो इस चैप्टर में यूज करना ही पड़ेगा, थोड़ा हार्ड वगैरह है, तो डायरेक्ट उस पर मैं आपको नहीं ले जाके बेसिक से ले जा रहा हूँ, जो कि आसानी हो समझने में, है ना। समझो मेरी बात को, समझोगे जब याद करने बैठोगे ना, तो समझोगे हाँ सर ने ऐसे ऐसे बताया, सही बताया था। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बताओ, ये बात तो सबको पता होगी, हाँ सर पता है, सर पता है, क्या होता है बताओ सर, वो होता है सर पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, पाई, हाँ पाई का जो वैल्यू मैं साइड में लिख दूंगा, आप टेंशन मत लो। और सर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है बताओगे सर, वो होता है 2πr। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा इसी के साथ लगे लगे हैं, आप बता दो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अगर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, अगर पूरे सर्कल का, अगर पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो आधा सर्कल का एरिया कितना होगा, बटे 2 करना पड़ेगा, बटे 2 करना पड़ेगा। तो हाँ सर बात तो सही बोल रहे हो, अगर पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है बच्चों, तो सर सेमी सर्कल मतलब कि आधा सर्कल का एरिया कितना होगा, तो इस फार्मूला में 2 से डिवाइड देना पड़ेगा, तब जाकर निकलेगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो हाँ सर बात तो सही बोल रहे हो आप, है ना। हाँ, वही
वही है मेरे भाई, वही है, देख लो, इतना लिख लो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नया फार्मूला के साथ, ठीक है। पहले आप इतना लिखो, एक फार्मूला यहाँ, 2 3 4 5 6, ये नोट है, फार्मूला नहीं समझना है इसको, एज अ नोट इसको यूज करो। अब हाँ सर, आप जो पाई का वैल्यू बताने वाले थे, तो हाँ, जो पाई का अप्रोक्स वैल्यू, क्या क्या चीज़, अप्रोक्स, अप्रोक्स वैल्यू, अप्रोक्स वैल्यू जो होता है पाई का फ्रैक्शन में, वो 22/7 होता है, और डेसिमल में 3.1416। ये एक्यूरेट वैल्यू है अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है। बात तो समझ में आ रही है? हाँ सर, ठीक है। तो ये यूज कर सकते हो। देखो, ये डेसिमल का यूज आपको सवाल में यूज तब करना है जब सवाल बोल रहा है यूज करने के लिए, वरना हमेशा 22/7 ही यूज करोगे। और ये दोनों वैल्यू एक्यूरेट नहीं है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, और ये एक्यूरेट तब होता जाएगा जब जो पाई का वैल्यू है ना बहुत आगे तक है, अनंत तक जाता है। जो पाई है ना उसका वैल्यू पे एक मोटा किताब भी है, जो डेसिमल के जितने अंक बाद तक वो वैल्यू को याद रखता है, उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आता है। आजकल कौन है मुझे नहीं पता, आप लोग देख सकते हो, लेकिन ऐसा है। उस पर आपको दिमाग नहीं लगाना। दिमाग कहाँ लगाना है सर, पाई का जो पॉइंट का जो होता है नंबर, वो इन्फिनाइट तक जाता है, तो उतना नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू अब तक मैथमेटिशियन के द्वारा खोजा नहीं गया है, ठीक है। तो अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग यूज कर लेते हैं, अप्रॉक्स है, लगभग लगभग वैल्यू है। फ्रैक्शन में ये रहा और डेसिमल में ये है। डेसिमल में यूज़ तब करना है जब सवाल बोलेगा, और फ्रैक्शन में यूज हमेशा कर सकते हैं, सवाल बोले चाहे नहीं बोले हमेशा कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर, तो सर नेक्स्ट साइड की तरफ चलें? हाँ सर चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख लो आप, इसे लिख लो। ओके सर, कुछ फार्मूलाज और है हमें देखने हैं, ठीक है। हाँ सर ठीक है, कोई वाली बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं। बताओ, चलिए मैं ही बताता हूँ। क्या सर? तो एरिया ऑफ रिंग, काफ़ी बार सवाल देखने को मिलता है, एरिया ऑफ रिंग क्या होता है बताओ। चलिए पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा गंदा हो गया। ठीक है, आप ठीक है सर, थोड़ा सा दिक्कत है इधर। आप देखो, है ना। तो आपको पता है रिंग क्या होता है? पहले रिंग, रिंग पता होना चाहिए। रिंग दिखता कैसा है, आज तक देखो क्या? आज तक देखो भाई, किसी को दियो देखो, कुछ है क्या, कुछ बताओ। तो ऐसा है मेरे भाई कि अगर बड़ा सर्कल में से ये छोटा सर्कल का एरिया निकाल देते हैं ना, तो ये जो रिंग का पार्ट है ना, ये जो एरिया दिख रहा है, जिसे मैं अभी सेट करने में लगा हूँ, मुझे बहुत समय लगने वाला है, मुझे पता है। ये जो एरिया ये निकलता है, ये क्या है? ये रिंग है। ये क्या है? रिंग है। इसे पहनते हैं उंगली में, हाथों में पहनते हैं, इसे उंगलियों में पहना जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो इसमें उंगली जाती है हमारी, और रिंग हमारे हाथ में आ जाती है ना। वो सब क्या क्या बात मैं बोल रहा हूँ, बस ये समझो कि एरिया ऑफ रिंग क्या होगा। अगर कोई भी रिंग है उसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो जो उसका आउटर सर्कल है में से इनर सर्कल का जो एरिया, आउटर सर्कल की एरिया में से, ये पूरे एरिया में से जो अंदर का एरिया निकाल दें, तो क्या रिंग का एरिया बच जाएगा? बोलोगे हाँ सर, बात तो सही बोल रहे हो। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, ऐसा बोल सकते हैं क्या? बोलो भाई। हाँ सर बोल सकते हैं, तो ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं। एरिया बिग सर्कल क्या होगा बताओ? तो पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने आर कैपिटल लिया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़ा सर्कल छोटा सर्कल दोनों का यूज़ दिखा रहा है, इसलिए मैंने आर यहाँ पे कैपिटल लिया है, नहीं तो मैं स्मॉल ही लेता हमेशा, ठीक है। और एरिया बिग सर्कल ये होता है, मैंने फार्मूला बताया जस्ट अभी आपको, माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। तो सर ये पाई आर स्क्वायर, मैंने यहाँ पे आर स्मॉल लिया क्योंकि ये स्मॉल सर्कल का रेडियस है, ऐसा है। तो आप देख रहे हो कि दोनों में आपको पाई जो है कॉमन है, कॉमन चीज़ को हम छांट लेते हैं, अलग कर लेते हैं, मतलब कि कॉमन ले लेते हैं। तो पाई कॉमन लेंगे तो इस टर्म में से पाई हटेगा तो आर स्क्वायर बचेगा, और इस टर्म में से पाई हटेगा तो आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर बचेगा। तो डेट इज कॉल्ड आवर फार्मूला एरिया ऑफ रिंग। ये होता है पाई बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। क्या होता है किसका फार्मूला? तो एरिया ऑफ रिंग का फार्मूला यही है। क्या बातें समझ में आ रही है मेरे भाई? क्या बातें समझ में आ रही है? इस मार्कर की तो बैंड बच चुकी है। चलिए वी हैव टू चेंज आवर मार्कर एंड फार्मूला की तरफ चलते हैं। बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल, नॉर्मल से ट्राइंगल का एरिया बताओ पहले, फिर उसके बाद मैं आपको खींच के आगे ले चलूँगा। सर इस सर्कल में ट्राइंगल कहाँ से आ गया? आप जब तक एनसीईआरटी के सवाल कर रहे हो तब तक ठीक है, एनसीईआरटी से बाहर कूदकोगे, आर सवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे आओगे तो ये सब में घुस जाओगे, तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम होने वाला है कि पता है सर एरिया ऑफ ट्राइंगल नॉर्मल कोई भी ट्राइंगल का एरिया निकलता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से। लेकिन जब ये ट्राइंगल खास बन जाता है, खास का मतलब सर ये ट्राइंगल आपको राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। जब आपको ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, तब एरिया क्या होगा सर?
तो ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर रहा। हाँ सर, ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर लगेगा, इसमें क्या लगेगा? परपेंडिकुलर। बात तो समझ में आ रही है? तो समझ में आ गया होगा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर मेरे भाई, ठीक है। एंड देन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल, इसका एरिया बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। तो सर इसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। मैं √3 का वैल्यू बता दे रहा हूँ, चिंता मत करो आप। पहले फार्मूला देखो कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब बात है √3 की वैल्यू की, तो 1.732 ये हम लोग यूज करते हैं √3 की वैल्यू। कोई दिक्कत? हाँ मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1.732 डेट इज का वैल्यू ऑफ √3, ओके। हाँ सर ठीक है, एरिया हो गया। बात कर लेते हैं सर अब हम लोग हाइट। चलिए सर हाइट की बात कर लेते हैं, तो ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर हाइट क्या होता है? हाइट कुछ नहीं मेरे बच्चे, √3/2 इंटू साइड होता है, ठीक है। दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। चलो एक चीज़ और बताओ, साइड क्या होता है? साइड कैसे निकालेंगे? साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा पूछ दिया तो इसका होता है 2/√3 इंटू हाइट, ठीक है। ये तीनों फार्मूला का आप अगर ध्यान से देखोगे, एक बार ध्यान से देखो तो एक बार, और कुछ समझो इसके पे, तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के ही फार्मूले हैं। एक में एरिया निकाला जा रहा है, एक में हाइट निकाला जा रहा है, एक में साइड निकाला जा रहा है। फार्मूला को ध्यान से देखो, जब हम लोग एरिया निकाल रहे हैं तो फार्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। जब हम लोग हाइट निकाल रहे होते हैं तो √3 वही है, 4 आधा कर दिया गया है और साइड स्क्वायर में से स्क्वायर हटा दिया गया, बस साइड लिख दिया गया है। तो √3/2 इंटू साइड फार्मूला हो जाता है हाइट ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल का। और सब साइड निकालते हैं तो ये जो वैल्यू है वो हमारा उल्टा हो गया और साइड की जगह पे हाइट आ गया। ऐसे याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। वैसे तो आपको याद तो करने ही पड़ेंगे, ट्रिक्स करो या रट्टू रटंतीस ऐसे करो, अलग बात है। तो समझ में आ रहा है? ये भी बोर्ड स्लाइड खत्म होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, और इम्पोर्टेंट सवाल हैं, मेजरली इंपॉर्टेंट सवाल। तो अब सवाल नहीं, फार्मूला बता रहा ना, हाँ मेजरली इंपॉर्टेंट फार्मूला तो अब स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। हाँ सर ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। ओके सर, कुछ फार्मूलाज और आ गए, कुछ नहीं 6 और आ गया है, 6 बताऊंगा फिर ये वीडियो खत्म कर दूंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। अब बात आप बोलोगे सर आपने इस वीडियो में तो क्वेश्चंस करवाए नहीं, बिल्कुल नहीं करवाए। तो जो पिछले 1 शॉर्ट से उसमें 2-3 सवाल तो करवाए जिससे ऐसा है बच्चों कि इस पे डायरेक्ट फार्मूलाज, आपको डायरेक्ट फार्मूला बेसिस सवाल आते हैं। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया जैसा कि मैं आपको देख पा रहा हूँ वीडियो में, ठीक है। तो ऐसा है कि अगर आपको इस पे सवाल करने हैं तो मैं सोच रहा हूँ आप सबके लिए चैप्टर वाइज PYQs के वीडियोस लेके आ जाऊँ, कैसा रहेगा बताओ? चैप्टर वाइज PYQs, जिस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में आज से 10 साल पहले या पूरे के पूरे 10 साल पहले जो भी क्वेश्चंस आए हैं सारे के सारे उठा के, है ना, सब सेट आपको बना के दे दूँ साथ में। मतलब कैसा है कि सब चैप्टर का अलग अलग मैं आपको PYQs वीडियो प्रोवाइड कर दूँ तो कैसा रहेगा? मैंने वो सोचा आप सबके लिए, लेकिन कमेंट आएगा तो आई विल डू डेफिनेटली, ओके। हाँ सर ठीक है, तो फर्दर हम लोग आगे मूव कर लेते हैं। तो सर 6 फार्मूलाज हमें देखने हैं, बारे बारे देखेंगे। पहला तो है सर हमारा एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। फिर देखेंगे हम लोग एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। पहले इसको समझते हैं और इसका एरिया लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा सर्कल हो गया, सेंटर हो गया, ये मैंने खींचा 2 रेडियस, और इसके बीच का जो भी एरिया दैट इज कॉल्ड आवर माइनर सेक्टर, ठीक है ना, बोलो हाँ। ये जो एरिया है यही तो माइनर सेक्टर का एरिया है, तो बोलोगे हाँ। इसका फार्मूला क्या होगा बताओ? तो एक बात बताओ, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? तो बोलोगे सर एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। बस इसको क्या करना है, θ/360 से डिवाइड दे देना है, यही फार्मूला बन जाता है हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का। मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया है। आप ऐसे याद करना कि पहले दिमाग में लगाना कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो लिखना πr², उसको θ/360 से गुना कर देना, तो जो भी हमारा निकल के आ रहा है दैट इज कॉल्ड द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा? ये पोर्शन क्या होगा, जो आपको बड़ा वाला पोर्शन दिख रहा है, ये इसका एरिया क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो ऐसा है बच्चों कि आप बताओ कि सर ये पूरे का एरिया कितना है। अगर ये पूरे के एरिया में से
छोटका वाला सेक्टर का एरिया निकाल दें तो बड़का वाला का बच जाएगा। बोल भाई हाँ। तो बताओ कि सर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे पता है? अगर पूरा का पूरा आपको सर्कल का एरिया कितना होता है तो बोलोगे सर पूरा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। अगर पूरे सर्कल के एरिया में से इस सेक्टर का एरिया निकाल फेंकें तो इतना दूर का एरिया बच जाएगा जो कि हमको चाहिए। तो इस छोटकू सेक्टर का एरिया कितना है तो यहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा है हमने जस्ट। तो ये माइनस कर देंगे कितना, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। बस अब जो फॉर्मूला हमें निकल के है दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। आई थिंक बातें समझ में आ रही है मेरे भाई, आई थिंक बातें समझ में आ रही है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है ना, आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ें, हाँ सर आगे बढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आप लिखते हैं लेंथ, लेंथ ऑफ माइनर माइनर सेक्टर। आप माइनर आर्क भी लिख सकते हो, आप माइनर आर्क भी लिख सकते हो, सेक्टर मत लिखो गलत हो जाएगा। आप काम करो लेंथ ऑफ माइनर आर्क कर लो, माइनर आर्क। हाँ ये आर्क के ऊपर ही आता है फार्मूला और सवाल भी इसी पूरा बात है। ठीक है, आप आर्क ही लिखना, सेक्टर मत लिखना। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या हो जाएगा देखते हैं। और एक फार्मूला और है बच्चों कि लेंथ ऑफ मेजर आर्क। ठीक है, अच्छा ये रहा हमारा सर्कल, ये रहा सेंटर, ये रहा दो रेडियस, और इसके बीच की जो एरिया है वो हमारा माइनर सेक्टर है ना। लेकिन हमको एरिया नहीं चाहिए इस बार हमको चाहिए लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो माइनर आर्क का है, माइनर का मतलब छोटा, और आर्क छोटे वाले का आर्क क्या होता है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो लेंथ है ये कितना होगा? ये जो मैंने सेट किया है ये लेंथ पूछा है, ये वाला लेंथ, ये लेंथ कितना होगा? तो बताओ सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? तो बोलोगे, सब बोलोगे सर 2 पाई आर होता है, सबको पता है। बस ये लिखना है और थीटा अपॉन में 360 से डिवाइड दे दोगे, बात खत्म बच्चों, बात खत्म। ये फार्मूला बन जाता है किसका? लेंथ ऑफ माइनर आर्क का। कोई दिक्कत नहीं सर। अब बताओ तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या होगा? अगर सर पूरे सरकमफ्रेंस में से इतना दूर का लेंथ निकाल दें, अगर पूरे सरकमफ्रेंस में से इतना दूर का आपको लेंथ निकाल दें तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क आ जाएगा, है कि नहीं? बोलोगे हाँ। तो पूरा सरकमफ्रेंस कितना है? तो बोलोगे सर 2 पाई आर है पूरा सरकमफ्रेंस। उसमें से एक काम करते हैं ना, इतना दूर का लेंथ निकाल देते हैं। तो इतना दूर का लेंथ कितना है? ये सर अभी जस्ट आपने फॉर्मूला बताया हमें, ये निकाल देंगे। तो 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। कोई दिक्कत है तो बोलो, अभी अभी ये बोल डालो। ठीक है, आई थिंक ये भी दो फार्मूला आपको समझ में आ रहे होंगे। अब आखिरी के दो बच गए हैं, माफ़ करना, आखिरी के दो बच गए हैं, उसे भी आप लिख लो। तो क्या है वो? ये रहने वाला है एरिया ऑफ माइनर, लिख लेते हैं पहले, माइनर सेगमेंट। ठीक है, देन हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। फार्मूला लिखने से पहले मैं फिगर बनाता हूँ, आपको पता ही है। हाँ सर पता तो है, सब बात पता है। ये रहा हमारा सर्कल। सर क्या बात कर रहे हो, ना ही आपका मार्कर काम कर रहा है और ना ही आपका सर्कल। अच्छा एक काम करते हैं, एक सेकंड, बस एक सेकंड रुक। ठीक है, थैंक यू फॉर 1 मिनट। अरे क्या बोला सर आपने? अरे छोड़ना, इंग्लिश नहीं बन पा रहा है अभी फिलहाल। ऐसा है, हम लोग बोल रहे थे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, कि माइनर सेगमेंट का एरिया कितना होगा। तो आपको पता है, पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं देन समझाते हैं। अरे हाँ आप सही है, ये सर्कल ठीक है। अब आप बोल दो भाई, रुका नहीं जा रहा, बोलो। इसका सेंटर ले लेंगे, हाँ सर ले लीजिए सेंटर। ठीक है, अब पता है आपको सेगमेंट क्या होता है? हाँ सर, जब एक कोड और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच के जो जितने एरिया दिख रहे हैं ना, एरिया दैट इज कॉल्ड आवर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, है ना। तो वही पूछ रहा है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे सोचो, इतना दूर का एरिया कैसे निकाल सकते हो? कैसे? अगर मेरे भाई इस सेंटर से हम एक रेडियस यहाँ खींच डालें, एक रेडियस यहाँ खींच डालें, एक ही खींचना है मेरे भाई, उतना नहीं खींचना, एक ही खींचना यहाँ पे ऐसे करके। तो ये बताओ ये एरिया क्या कहलाएगा? ये एरिया सर ये तो आपने सेक्टर बना दिया, ये तो आपने सेक्टर बना दिया। अगर ये सेक्टर के एरिया में से, अगर ये जो सेक्टर जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये सेक्टर के एरिया में से ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये ट्राइंगल ऊपर वाला ट्राइंगल, ये वाला, ये ट्राइंगल का एरिया निकाल दें तब ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल सकता है। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनोगे। जब एक सेक्टर के एरिया में से, जब ये माइनर सेक्टर के एरिया में से ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला, इसका एरिया निकाल देंगे तब जाके हमारा ये जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है वो निकल जाएगा। तो ठीक है, इसका नाम दे देते, पहले नाम है ट्राइंगल का ओ ए बी। ठीक है,
तो मैंने कहा सेक्टर का एरिया, तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है बताओ। तो मैंने जस्ट अभी लिखा ये वाला, उसको लिखोगे सर, वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 आपने लिखा है। ये रहा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। लेकिन इसके एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। अगर ये पूरे में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तब ना बचेगा इतना दूर करिए। हाँ सर बात तो सही बोल रहे हो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, हाँ अब ये ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल, आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल, ज़्यादातर इक्विलेटरल ट्रायंगल ही रहता है ना। ठीक, इसलिए मैंने फार्मूला बता दिया था। फिर सोचो सर सर्कल के चैप्टर में ट्रायंगल्स कहाँ से आ गए, तो समझ में आ गया कहाँ से आ गया। हाँ तो ये रहा हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब सर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे भाई साहब। मेजर सेगमेंट आप ये भूल जाओ, फिलहाल के लिए सब ट्रायंगल वायंगल भूल जाओ, इसका काम हो गया। अब ये बड़ा वाला सेगमेंट जो बचा है इसका एरिया कैसे निकालेंगे। अच्छा सही सवाल सही है। अगर पूरे के एरिया में से, अगर पूरे सर्कल के एरिया में से ये सेगमेंट का एरिया निकाल दें, अगर पूरे सर्कल के एरिया में से ये छोटकू माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल दें तो ये इतना बचेगा। तो बोलोगे हाँ। अब बताओ पूरा सर्कल का एरिया कितना होता है, तो बोलोगे सर हमेशा से पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर ही रहा है, पूरा में से निकालना पड़ेगा इसका एरिया। तो इसका एरिया कितना है, जो भी फॉर्मूला है लिखना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बहुत लंबा हो जाएगा फॉर्मूला, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा। ठीक है, अगर पूरे सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये निकाल दें तब ना बचेगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। आई थिंक बातें समझ में आपको आ रही होगी। दैट इज़ कॉल्ड इट। बस फार्मूलाज भी इतना ही थे, कॉन्सेप्ट भी इतना ही था। मुझे खेद है कि मैं सवाल नहीं करवा पा रहा हूँ इस वीडियो में, है ना, बहुत खेद है। लेकिन आप बोलोगे तो मैं चैप्टर वाइज PYQs लेके आऊँगा जरूर वीडियोज़ में, पक्की बात है अगर आप बोलोगे तो। ठीक है, वैसे मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है सर। आपको समझ में आया हाँ कि ना, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।